हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन्हें हम बड़ी पवित्रता के साथ निभा सकते हैं, और वो दोस्त रिश्ता होता है दोस्ती का। एक ऐसी कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है पुण्य जन्मों के। मोबाइल लिए सीमा बैठी थी, जैसे कुछ काम ही न हो। अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ काम नहीं है घर में। पता नहीं उसे क्या हो जाता है, जब तक वो एक आध बार उससे बात नहीं कर लेती है, दिन में उसे चैन ही नहीं आता। बातचीत करने का कोई खास विषय नहीं होता, कहीं से शुरू होकर कहीं भी खत्म हो जाती है। कभी कभी सोचती है कि अनिंद जाने उसके बारे में क्या सोचता होगा। उसका भी परिवार है। हालांकि वो इस बात का ध्यान रखती है कि जब अनिंद ऑनलाइन होता है तभी बात करती है। फिर भी वो कोई जरूरी काम कर रहा हो सकता है। पता नहीं वो उसे डिस्टर्ब करती हो और वो कह नहीं पाता हो। सीमा कोई छोटी बच्ची नहीं है, अच्छी खासी प्रौढ़ महिला है। बच्चे बाहर रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी वो उनके घर चली जाती है। पति का देहावसान 3 वर्ष पूर्व हो चुका है। उस समय से मन में जो खालीपन आ गया है, वो दूर भगाए नहीं भागता। ऐसे ही सूनेपन के दौरान उससे रॉन्ग नंबर लग गया था। बातचीत का लहजा पसंद आ गया था आनंद का। उसके बाद से सीमा ने उससे बातचीत करनी शुरू कर दी थी। आनंद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, पर उससे बस इधर उधर की बात ही होती है। जैसे कैसे हैं, कल का दिन कैसा गुजरा, वगैरह। पता नहीं उसे आनंद से बात करने में घबराहट क्यों होती है। वो भी अच्छी क्वालिफाइड है, फिर घबराहट क्यों होती है ये उसे भी पता नहीं। वो बहुत अच्छी वक्ता है, पर पता नहीं क्यों आनंद से बात करने में कुछ भी बोलती है। वाक्यों का संयोजन ठीक से नहीं कर पाती है। उसे अपने आप पर हंसी आती है। वो इस उम्र में इतना संकोच क्यों। ये तो तय है कि आनंद उम्र में उससे कम होंगे। उसे बहुत इज्जत के साथ बात करते हैं। कभी कभी अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं। उससे लगता है कि बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। उसने अलग से कभी किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए। कभी कभी मन यूं ही सोचता है, पता नहीं आनंद जी कैसे होंगे। फिर वो खुद पर ही हंसती है। उसे क्या लेना देना। वो तो ज्यादा से ज्यादा इसे दोस्ती का नाम दे सकती है। पड़ोस के गुप्ता जी की एक सामाजिक संस्था है, नूपुर। उन्होंने अपाहिज बच्चों के लिए एक व्हील चेयर वितरण कार्यक्रम रखा था। इसके साथ ही उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं एक वक्ता के बतौर कार्यक्रम में उपस्थित रहूं। मैंने हाँ कह दिया था। कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई थी। गुप्ता जी दिन रात भागदौड़ कर रहे थे। मैंने भी औपचारिकतावश कह दिया था कि अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताइएगा। उन्होंने हामी भर ली थी। कार्यक्रम में नियत समय पर पहुंच गई थी सीमा। गुप्ता जी ने गेट पर ही रिसीव किया था। मंच के बगल में मेहमानों के लिए कुर्सियां लगी थीं। ठीक सामने दिव्यांग बच्चों के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। बाकी लोगों के लिए फर्श पर बैठने की व्यवस्था थी। शिवा ने सामने नजर डाली थी तो प्रमुख वक्ता के सामने उसका नाम लिखा था। साथ ही फोटो भी लगा था। अध्यक्ष कोई अरविंद शर्मा भी थे और मुख्य अतिथि आनंद भटनागर। उसके दिमाग में अचानक कौंधा था, कहीं ये वही आनंद तो नहीं।
उसने अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ माना था। अक्सर बात करती है, पर आज तक सरनेम तक नहीं पूछा। पहली बार उन्होंने आनंद बोल रहा हूं कहा था। उसके बाद से बस आवाज से पहचानती है। वैसे भी अनिल जी उसे बेवकूफ ही समझते होंगे। कभी कभी बेसिर पैर की बात पर हंसती है। सच में उसकी पढ़ाई लिखाई तो बेकार ही है। सभी मेहमान आगे थे और गुप्ता जी ने सबका परिचय एक दूसरे से करवाया था। मेरा परिचय सबसे कराया गया था। इत्तेफाक से आनंद जी मेरे बगल में बैठे थे। वे आगरा से आए थे। मेरे से परिचय होने के बाद बोले थे कि एक सीमा जी को तो मैं जानता हूँ, यही रायबरेली में कहीं रहती हैं। मैं चौंक पड़ी थी। मैंने पूछा था, आप यूनिवर्सिटी में हैं? उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था कि आपने ऐसी महिला कहीं नहीं देखी होगी जो अक्सर बात करने के बावजूद उस व्यक्ति के शहर का नाम न जानती हो। आनंद जी अपने व्यक्तित्व के अनुकूल ही हंसमुख हो मिलनसार थे। उन्होंने कहा था, मैंने भी आपसे पूरी जानकारी कहाँ मांगी, बस औपचारिक बातचीत होती रहती थी। हम बस एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे थे, कहकर वे हंस पड़े थे। मैंने भी हंसकर पूछा था कि आपकी पत्नी को मेरे आपसे बातचीत करने पर कोई आपत्ति तो नहीं है? उन्होंने कहा था, मैंने पूछा तो नहीं अभी तक, हो सकती है क्योंकि महिला तो आप हैं ही। वे जोर से हंस पड़े थे। मुझे भी हंसी आ गई थी। कार्यक्रम शुरू हो चुका था। प्रारंभिक शुरुआत के बाद माल्यार्पण के साथ सबका स्वागत किया गया था। करीब करीब 300 लोगों को व्हील चेयर दी जानी थी। दिव्यांग व्यक्तियों को देखकर ईश्वर से शिकायत करने को मन करता था। उनके जीवट को प्रणाम करने को मन करता था। वो लोग भी मुस्कुराकर सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी प्रणम में था। उन लोगों में 7-8 साल के बच्चों से लेकर 65-70 साल तक के लोग थे। कुछ समय बाद मेरा नाम पुकारा गया था भाषण के लिए। मैं चौकसी पड़ी थी क्योंकि मैं आनंद जी से बातें करने में लगी हुई थी। आनंद जी मुस्कुरा दिए थे। वो माइक के सामने जाने का इशारा किया था। मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत की थी और दिव्यांगों को प्रणाम करते हुए कहा था कि वे हमें कठिनाइयों में जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। मैंने नूपुर संस्था के प्रयासों की सराहना की थी, लेकिन ये भी कहा था कि सिर्फ इतना करने से कर्तव्यों की इतिश्री नहीं होती है। मैंने कहा था कि व्हील चेयर देकर हमने अपने दिव्यांग भाई बहनों के चलने का रास्ता तो आसान कर दिया है, लेकिन उनके जीवन यापन के अनेक रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे। मैंने कहा था कि ये सच है कि शासन उन्हें सुविधाएं देता है, फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। उसमें भी अगर अपवाद न होते तो हमें सड़क के किनारे बैठे हुए अनेक दिव्यांग भाई बहन न मिलते। कुछ भाई बहन पैरों से नहीं चल पाते, उनके लिए हमने कुछ हद तक रास्ता आसान कर दिया है, लेकिन जिनके हाथ काम नहीं करते, उन्हें जीवन यापन के लिए काम करने के दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मैंने दिव्यांग भाई बहनों से भी अपील की थी कि वे अपने जीवन की इस चुनौती को स्वीकार करें। मेरा भाषण समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से प्रांगण गूंज उठा था। मैं अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ रही थी कि अनिल जी की आवाज सुनाई दी थी। आपके वक्तव्य ने तो आंखों में आंसू ला दिए। मेरी आंखें भी डबडबाई हुई थी, इसलिए
मैंने उनकी तरफ नहीं देखा था। अब आनंद जी की बारी थी मुख्य अतिथि की हैसियत से बोलने की। आनंद जी ने मेरे द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने की कोशिश की थी और ये भी कहा था कि प्रयास तो सबको मिलकर करना होगा, लेकिन सुझाव देने की कोशिश कर सकता हूँ। दिव्यांग बहनों भाइयों से जुड़े काफी अनुभव उनके पास थे। मुझे लगा था कि इस दिशा में उनके साथ मिलकर काफी प्रयास किया जा सकता है। आनंद जी ने यह भी कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी की कमेटी के सामने भी ये प्रस्ताव रखूंगा, ऐसे भाई बहनों की नियुक्ति का कोटा भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए। हम सभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चाय के लिए एक साथ बैठे थे। बातचीत का विषय दिव्यांग भाई बहन ही थे। तभी दरवाजे पर एक लड़की खड़ी दिखी थी। वो अंदर आकर हमें ज्वाइन करने की अनुमति मांग रही थी। हाँ कहने पर वो अंदर आकर हमारे पास आकर बैठ गई थी। उसने बताया था कि वो अनेक तरीकों से दिव्यांग भाई बहनों को जीविकोपार्जन संबंधी प्रशिक्षण दे सकती है। बस उसे जगह दिला दी जाए और उन भाई बहनों के साथ दोनों वक्त का खाना वो चाय नाश्ता दे दिया जाए। ऊपरी खर्च के लिए उसके मकान का किराया आ जाता है जो पुश्तैनी है। हम सबको ये प्रस्ताव पसंद आया था और मन ही मन हम सब ने उसे ईश्वर का भेजा हुआ एक दूत माना था। आनंद जी उस दिन तो शाम को चले गए थे, पर वादा किया था कि अगले विजिट में हमारे घर जरूर आएंगे। पहले तो बातचीत में कोई टॉपिक नहीं होता था, जबरन बातचीत का प्रयास किया जाता था, पर अब हमारे पास एक सार्थक टॉपिक था और एक उद्देश्य भी। उसके पूरा होने पर क्रांति आ सकती थी। ऐसे अनेक उद्देश्यों की हमारे समाज में कमी नहीं है जिन पर काम करने की जरूरत है। ये सोच आनंद जी की थी। एक शाम तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जब से एंजियोप्लास्टी करवाई थी तब से कभी कभी बेचैनी होने लगती थी। दर्द होने पर मैंने सॉर्बिटेट ले ली थी। दर्द फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तभी आनंद जी का फोन आ गया था। मैं उनसे बात करती जा रही थी, पर अनमनापन था। आनंद जी को मेरी आवाज वो बातचीत के लहजे में फर्क लगा था। तो उन्होंने पूछा था कि आपकी तबीयत ठीक है ना? मैंने कहा था कि वैसे तो ठीक है, पर कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है। आनंद जी ने फोन रख दिया था। मैं बेहोश हो गई थी। फिर सब कुछ बाद में पता चला था। आनंद जी ने फोन रख के गुप्ता जी को फोन किया था। गुप्ता जी ने बाहर का दरवाजा तोड़कर मुझे उठाकर गाड़ी में लिटाया था। वो अस्पताल ले गए थे। आनंद जी ने पहली फ्लाइट का टिकट बुक कराया था और लखनऊ से टैक्सी लेकर रायबरेली आ गए थे। 2 मिनट बाद मेरी स्थिति सामान्य हुई थी। होश आने पर मेरे सामने आनंद जी खड़े थे। वो बहुत चिंतित लग रहे थे। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की थी। फिर उनसे पूछा था कि खाना वगैरह खाया या नहीं। उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया था। वो कहा था कि आप चिंता ना करें, हम सब ठीक से खा पी रहे हैं। 1 सप्ताह बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। डॉक्टर ने माइनर अटैक बताया था। मुझे आराम की सलाह दी गई थी। आनंद जी 2 दिन मेरे साथ रहे थे। बच्चों को खबर की थी। मुझे चाय बनाकर देने से लेकर चादर उड़ाने तक का काम करते थे। मुझे झिझक महसूस होती थी।
मैंने कई बार मना किया था, पर उनका एक ही जवाब होता था, क्या मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो? दोस्त का फर्ज तो हर पल साथ निभाना होता है। अगर मैं तुम्हारे कठिन दिनों में तुम्हारे साथ हूं, तो क्या गलत है? बच्चे आ गए थे। आनंद जी घर वापस जा रहे थे। मन कह रहा था कि पता नहीं किस जन्म के पुण्य से ऐसा दोस्त मिला है। आंखें बरस रही थी। धन्यवाद।